नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में लंबे समय से विवादों में रही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 मामले में बड़ा आदेश सामने आया। राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एकल पीठ के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें 28 अगस्त को पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई थी। फिलहाल डिवीजन बेंच ने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। ईमानदारी से सिलेक्ट हुए सब इंस्पेक्टर्स ने डिवीजन बेंच में नौकरी बरकरार रखे जाने की गुहार लगाई थी कि पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। इनका तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान करना संभव है। कुछ लोगों की गलतियों की सजा सभी चयनित उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। भर्ती रद्द होने से उन उम्मीदवारों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की थी। खंडपीठ के आदेश के बाद नौकरी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया। हालांकि इस मामले में डबल बेंच में आज ये पहली सुनवाई थी। अभी आगे और सुनवाई होना बाकी है, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ का ये फैसला उन 800 से ज्यादा थानेदारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो भर्ती रद्द होने के फैसले से अपनी नौकरी खो चुके थे। आज बात इसी खास मुद्दे पर। इन सभी मुद्दों को सुनकर के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के जजमेंट को स्टे किया है। ऊपर वाला जो बोर्ड देख रहा है वो हमारे पक्ष में ही है। निर्णय आया है, हम सबको थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारेख जी। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। स्वर्णिम जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। माथुर सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र राव जी हमारे साथ है, परिजन है चयनित एसआई के। सत्येंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मनोज मीणा जी भी हमारे साथ है, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान युवा शक्ति संघ से। आपका बहुत स्वागत है मनोज जी। खास मुद्दा है क्योंकि लगातार चर्चाओं में है, लगातार फैसले का इंतजार था। और मैं इस चर्चा की शुरुआत आर.एन. माथुर जी आपसे करना चाहूंगी सर, क्योंकि कानूनी पहलू है, लगातार इस पर सुनवाई जारी थी। 28 अगस्त को फैसला आता है रद्द करने का और आज उस फैसले पर स्टे लगाया गया है। विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कौन सी चीजें थी या सबूत थे जिसकी कमी रहेगी इसके आधार पर, और आगे इसका भविष्य क्या हो सकता है। हालांकि आज स्टे लगने के बाद कम से कम उम्मीद की किरण उन 800 अभ्यर्थियों के लिए है जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहे थे, जिन्होंने पास किया, और उनके लिए कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। पूरे कानूनी पहलू को एक बार समझना चाहेंगे आपसे। जी धन्यवाद। पुलिस उपनिरीक्षक की जो भर्ती 2021 है, उसमें मूल रूप से पृथक्करण का सिद्धांत, सेग्रीगेशन, पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि यदि ऑनेस्ट पर्सन्स को डिसऑनेस्ट से विभाजित कर दिया जाना और पृथक किया जाना संभव है, तो कभी भी किसी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इस परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पृथक्करण किया जाना संभव है। इसके आधार यह हैं कि हजारों बच्चे इसके अंदर अपेयर हुए, लिखित परीक्षा पास की। लिखित परीक्षा पास करने के पश्चात उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया। फिजिकल टेस्ट पास करने के पश्चात इंटरव्यू में बैठे और इंटरव्यू में भी वो उत्तीर्ण हुए और अल्टीमेटली वो मेरिट में आए। यदि लिखित परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गैरकानूनी और अनुचित कार्रवाई हुई है, तो ये सभी बच्चे जो इन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया है, उसके पश्चात इंटरव्यू पास किया, ये नहीं कहा जा सकता कि उन सभी ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है। जी, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, एक सदस्य, इसके अतिरिक्त एक इंस्पेक्टर जनरल रैंक के आदमी जिन्हें लोक सेवा आयोग नॉमिनेट करता है, एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिन्हें राज्य सरकार नॉमिनेट करती है, और एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसी प्रकार फिजिकल ट्रेनिंग
टेस्ट जो होता है फिजिकल टेस्ट, उस फिजिकल टेस्ट के अंदर भी एक इंस्पेक्टर जनरल, एक डीआईजी रैंक के आदमी और एक सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक के आदमी होते हैं। और ये एक नहीं 8 स्थानों पर फिजिकल टेस्ट होता है जी। आप इसको जरा सोचिए, यदि 8 स्थानों पर हो रहा है तो 8 आईजीज, 8 डीआईजीज, 8 सुपरिटेंडेंट पुलिस इसमें हुए। और प्रत्येक व्यक्ति जो फिजिकल टेस्ट पास कर रहा है उसे मिनिमम 50% अंक लाना आवश्यक है। यद्यपि ये 50% ये अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, परंतु फिर भी 50% अंक लाना आवश्यक है, तभी वो इंटरव्यू दे पाता है। इंटरव्यू के अंदर भी मैंने जैसे आपको बताया 2 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और इंटरव्यू में भी कम से कम एक बोर्ड नहीं होता है, 3-4 बोर्ड होते हैं। और उसके अंदर भी 45% मार्क्स लाना आवश्यक है। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि पूरी एग्जाम की शुचिता समाप्त हो गई है? कानूनी सिद्धांत यहाँ पर यही है जो है, जिसे हमने आर्ग्यू किया है यार, वो ये है कि पृथक्करण यहाँ पर संभव है। और पृथक्करण के लिए राज्य सरकार ने भी जो सब कमेटी बनाई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सब कमेटी ने डीओपी से राय ली है। डीओपी के पश्चात उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से राय ली है। अब आप कई लोग पूछेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में राय लेने की क्या आवश्यकता हुई है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जितनी भी न्यूज़ आइटम इस पूरी शुचिता पे संदेह करने के लिए हो रहे थे, उसमें यह कहा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से 200 लड़के पास हो गए, किसी और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से इतने लड़के पास हो गए थे। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने ये कंपैरिजन किया और डेटा कलेक्ट करके ये कहा कि नहीं, यह जितनी भी प्रकार की खबर है वो गलत है, और इन जिलों से पहले भी रिप्रेजेंटेशन इतना ही परसेंटेज आ रहा है। राजस्थान के सभी जिलों का परसेंटेज पिछली 2 परीक्षाओं में और इस परीक्षा में देखा गया। तो पृथक्करण का सिद्धांत है, पुलिस डिपार्टमेंट स्वयं इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक अन्य बात और भी है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पिटिशनर यदि इतना शुचिता की बात करते हैं तो उन्हें एसओजी की रिपोर्ट कहां से मिल गई? उन्होंने आरटीआई में भी प्राप्त नहीं करी। इन सभी बातों को देख करके आज डिवीजन बेंच ने इस पर ठीक है सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। लक्ष्मीकांत जी, बेहद अहम मामला, क्योंकि पिछली लगातार हमने इस पर कितनी बार डिबेट की, चर्चा लगातार जारी, क्योंकि सुनवाई का दौर जारी था और 28 तारीख को फैसला आता है रद्द करने का। और तब भी ये सवाल उठ रहा था कि क्या कुछ लोगों की बेईमानी की सजा इतने सारे ईमानदार अभ्यर्थियों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने सालों लगा दिए, मेहनत की और ये सिलेक्शन हुआ। इससे पहले मैंने उस दिन भी कहा था न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। 202 पेज का फैसला जजमेंट था, उसका किस प्रकार से उसको सार्थकता के साथ पढ़ा जाना, उसके बाद उसको न्यायोचित रूप से उसको आगे बढ़ना, ये निर्णय मैंने उस दिन में कहता हूँ। आज भी मैं कहता हूँ कि जब तक फैसला संपूर्ण रूप से मैं पढ़ लूँ, इस पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरे पास शायद नहीं है और उसके बाद भी नहीं होगा। मेरा इसी तौर पर मानना है कि निश्चित रूप से पृथक्करण का सिद्धांत इस पर लागू होता है। ये बात ठीक है, न्यायालय के हितों के हितार्थ बिल्कुल ठीक तरीके से माननीय माथुर साहब ने इसको रखा है। न्यायालय के हितार्थ न्यायालय ने किन किन संदर्भों में क्या क्या इश्यूज उस पर बनाए और इश्यूज के आधार पर न्यायालय ने किन किन मुद्दों को लेकर अलग अलग इश्यूज पर उस पर क्या तथ्यात्मक टिप्पणी की, ये तो पूरा आदेश आने के बाद ही संभव हो पाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपने मुझसे उस दिन एक दिन डिबेट में पूछा था क्या सरकार इस विषय पर आगे कोर्ट में जाएगी, तो मैंने कहा था कि इस पर हम निर्णय बाद में करेंगे और संपूर्ण रूप से इस पर निर्णय तभी होगा जब इसको पढ़ लेंगे और महाधिवक्ता महोदय की इस पर राय आ जाएगी। आज भी आप जब प्रश्न पूछेंगे उसके पहले जवाब दूं कि संपूर्ण तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद और इसको संपूर्ण फैसला पढ़ने के बाद और आगामी तारीख पेशी पर इस पर क्या निर्णय की संभावना बनती है, उन सब तथ्यों को ध्यान रखते सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कहा कि कोर्ट पे, क्योंकि फिर वैसे भी जब कोर्ट में मामला होता है तो ज्यादा टिप्पणी नहीं, लेकिन क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा फैसला है, एक एक बात पर, एक एक सुनवाई पर क्या कुछ होता है, सबकी नजर पूरे प्रदेश भर की, ऐसा नहीं सिर्फ उन परिवारों की है जिनके घर के बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। स्वर्णिम जी, सवाल यही उठा, देखिए कोर्ट में है, क्योंकि कोर्ट से ही लगातार सुनवाई के बाद फैसला आया था कि रद्द हो गया। इसके बाद अब जिस तरह से आर एन माथुर जी ने भी बखूबी बात रखी कि किस तरह से वहां पर कोर्ट में तथ्य रखे गए थे और इसके आधार पर अभी फिलहाल स्टे लगाया गया, क्योंकि अभी तो सुनवाई आगे भी चलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पेपर लीक होना, लगातार जांच होना, इसके बाद रद्द करने की तक की बात, क्या अभी भी उम्मीद बरकरार, क्योंकि उनकी तो है जिनकी नौकरी लगी और जिनके ऊपर ये खतरे की तलवार लटक रही है।
देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात यह कि पिछले पौने 2 साल से लगातार इस विषय पर हम राजनीति होते देखते आए। लगातार कांग्रेस को कोसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो सब किया, लेकिन इस पर निर्णय कुछ नहीं किया। निर्णय करना सरकार का काम था। सरकार ने अब तक कोई निर्णय ना तो बताया, ना दिखाया, ना उनकी मंशा किसी के सामने आई। आप बताइए, 2 तरह की बातें सरकार हमेशा कहती आई कि आधे से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, आधे से ज्यादा अभ्यर्थी तो इसमें फर्जी हैं, ये हम सुनते आए। और जब एसओजी या पुलिस की रिपोर्ट जाती है तो और पकड़े जाते हैं वो केवल 58 या 54 लोग पकड़े जाते हैं, और उनमें से भी अधिकांश की जमानत हो गई। जमानत होने के अलावा जिन लोगों को आरोपी बनाया, रामू राम राय का जैसे, उसकी भी जमानत हो गई है। लेकिन सरकार का क्या मंशा है? आखिर इन अभ्यर्थियों को, युवाओं को जो नौकरी पा गए या जो नौकरी की आस में खड़े थे, उनके भविष्य पर निर्णय क्यों नहीं करते आप कभी कहते हैं कि ये तो रद्द होनी चाहिए, और कभी आप रद्द होती है तो स्वागत करते हैं। और आज बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज कोर्ट में सरकार की ओर से कोई वकील भी खड़ा नहीं होता। मंशा क्या है? मंशा स्पष्ट करे सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि निर्णय जो भी ले, वो निर्णय हित में होना चाहिए युवाओं के। देखिए, जिसने मेहनत की, मेहनत करके नौकरी पाई, उसका कोई दोष नहीं है। और कुछ लोग यदि अगर इसमें गलत अनफेयर मींस के द्वारा इस परीक्षा देते हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सरकार कोर्ट में अगर स्पष्ट रूप से अपना मन नहीं रखते, मजबूत आधार यही रखा गया कि पृथककरण का सिद्धांत है, अलग अलग किया जा सकता है और देखा जा सकता है। पृथककरण का ही सिद्धांत नहीं होता इसमें। एक चीज और होती है, सरकार को यह बताना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सिद्धांत न्यायालय ने आज निष्पादित किया अपने निर्णय में। सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्यों नहीं पृथककरण की बात करी? सरकार ने क्यों आज तक नहीं कहा कि हमने अपराधी पकड़ लिए और बाकी अपराधी नहीं है? क्यों कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि सच्चाई की जीत हुई? और क्यों सरकार जो है इससे पीछे हटती है? क्योंकि पूरी तरह पॉलिटिकली इसको कर दिया जाए। सत्येंद्र, श्वेता, यदि आप कहें तो इनके बात का जवाब दे दूं, यदि आप 30 सेकंड में। सर मुझे सीधे तौर पर लगता है कांग्रेस के लोग जब इस सम बातों करते हैं तो मुझे लगता है कि कैसे बेनामी और किस तरह बेतु की बात करते हैं लोग, जिनके समय में 17 बार पेपर लीक हुए, 17 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य जिन्होंने खिलवाड़ किया, और लगातार जिन लोगों के समय ये पेपर लीक उस समय हो गया था 25 में, एक साथ आपकी राजनीति रही कि नहीं, आपने को कार्रवाई की गया। ये राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री है जो 15 को शपथ लेता है, 16 को ऐसे गठन करता है कि जितने लोग थोड़े पीछे ना, ये हमारे गंभीर मुद्दा है कि क्लीन चिट मिल गई उनको। चलिए लक्ष्मीकांत, बिल्कुल, क्योंकि पकड़े गए, बहुत सारे पकड़े। सत्येंद्र राव जी, एक मिनट, सत्येंद्र राव जी हमारे साथ हैं, चयनित एसआई के परिजन हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके परिवार से कौन है जो जिसका सिलेक्शन हुआ, और इससे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पहले रद्द होना, क्योंकि सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी है तो उन्हीं लोगों की जिन्होंने मेहनत की, परीक्षा उत्तीर्ण की, काफी अलग अलग स्टेज से निकले, और जब सिलेक्शन होने के बाद ये मुद्दा आता है और उसके बाद लगातार इस पर जांच जारी है, सुनवाई जारी रही, और अब इस पर स्टे लगा है। थैंक यू श्वेता जी, ये मंच उपलब्ध कराने के लिए। आपने कहा कि मेरे परिवार से कौन लगा? मेरे परिवार से मेरा छोटा भाई, रियल ब्रदर रविंदर राव इस भर्ती में सेलेक्ट हुआ। उसके साथ ही उसकी वाइफ अनीता चौधरी, उन दोनों की शादी भी ट्रेनिंग के दौरान ही हुई। तो मेरे परिवार से 2 सदस्य इसमें लगे हैं जी। दूसरी चीज, आपने अभी कहा कि किस तरीके से फैसले को इफेक्ट किया। यस मैम, इससे जब 28 अगस्त को जब सिंगल बैच का आदेश आया कि भर्ती रद्द हो गई है, हम लोग उससे मायूस हुए। हमारे चेहरों पे मायूसी उस दिन साफ झलक रही थी। लेकिन आज ये फैसले पे रोक लगना, आज थोड़ी हमें राहत की सांस मिली है। लेकिन एक जो मैं अपनी बात चतुर्वेदी साहब की बात से रखना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि सरकार का स्टैंड क्या था। चतुर्वेदी जी, मैं आपको बता देता हूं, मैं पूरे भारत में शायद सरकार ने जितना मजबूत पक्ष इस केस में रखा है, मुझे नहीं लगा कभी तक रखा हो, कि सरकार ने पहली बार कोर्ट में लिखित एफिडेविट दिया, और एफिडेविट में सरकार ने कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और उस एफिडेविट हलफनामे में उन्होंने कारण बताए। उन कारणों पे महाधिवक्ता साहब ने पूरी की पूरी बहस करी, एक एक बिंदु पर उस पर बहस चली, हफ्ते भर बहस चली। तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि सरकार का स्टैंड क्या था, मैं तो कहूंगा कि उन लोगों में समझ भी नहीं है और उन लोगों को शायद पढ़ना भी नहीं आता। आप अगर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बयान देता है, किसी का बयान बदला जा सकता है,
स्टेटमेंट बदला जा सकता है, एफिडेविट कैसे बदल जाएगा? वो तो कोर्ट के अंदर संज्ञान में है। तो कोई ये कहे कि सरकार का स्टैंड नहीं था, मैडम सरकार का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था कि सरकार ने एफिडेविट देकर के माध्यम से और ये पूरी की पूरी साफ तरीके से कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। उस एफिडेविट में यह लिखा गया कि मात्र 6% लोग हैं कि जो कि दोषी हैं, 94% इसमें निर्दोष हैं। सब लोगों के बारे में बताया गया, एक एक बच्चे की प्रोफाइल तैयार है कि कौन सा बच्चा किस एग्जाम में अपीयर हुआ, कहां पे किस चीज का सिलेक्शन हुआ। मैम आपने देखे होंगे पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया हो चाहे वो जमीन पर हो, जनता सड़कों पे आ रही है। कल जोधपुर में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, सर्व समाज के लोग सड़कों पे आए कि इन ईमानदार थानेदारों के साथ में न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। उससे पहले आपने दौसा में देखा, उदयपुर में देखा, झुंझुनू में देखा, जयपुर में देखा, किस तरह से कैसे आज जनता सड़कों पे आ रही है। लेकिन कुछ चंद नेता जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, कुछ चंद नेता नौकरी खा रहे हैं, नौकरी की चोरी कर रहे हैं। नेताओं की सुचिता, राजनीतिक सुचिता क्या होती है? राजनीतिक सुचिता यह होती है कि जनता जन कल्याण और जन भावना की बात करे। कांग्रेस का यहां पे राजनीति से ऊपर उठ करके यह स्टेटमेंट देना चाहिए था कि आज हम लोग ईमानदार थानेदारों के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं कि आप लोग आते जनता में, क्योंकि ये तो हमारा जनता का मुद्दा था जी। यानी आप कह रहे कि किसी का सपोर्ट साथ नहीं मिला इस मामले में? नहीं, सरकार का था, सरकार का साथ है। बीजेपी का क्लियर स्टैंड, जब आपने एफिडेविट दे दिया तो उसका साथ आ गया, लेकिन बाकी तमाम राजनीतिक दल कहां थे? तमाम राजनीतिक दलों ने जनता का साथ क्यों नहीं दिया? ठीक है, आपने जो बात की मैं उसका जवाब लूंगी सत्येंद्र जी, स्वर्णिम जी से, लेकिन मनोज मीणा जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, अब क्योंकि रद्द होना, आप लोग का क्या मत है? क्योंकि ये बात तो सही है, जब इतने सारी तादाद में हो और सिर्फ कुछ लोगों की गलतियां हो, ऐसा होता है कि आधे से ज्यादा, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी तादाद है इनकी, जबकि संख्या में ये 50, 55, 53 ऐसा बोल रहे तो कहते हैं कि मुट्ठी भर है। तो ऐसे में क्या बाकियों को भी सजा देना सही होता? हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, क्या कुछ आगे होता है जांच में, किस तरह से तथ्य रखे जाते, क्या फाइनल फैसला आता है, उसका तो इंतजार है। देखो मैडम, ऐसा है, आप कह रहे हो कि मैच मुट्ठी भर है, तो ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहा जा रहा है जैसा मैडम, ऐसा है। और क्योंकि आपने ही कहा था आंकड़े बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। मेरी बात सुनिए, एसओजी ने खुद वीके सिंह ने ये कहा कि इसमें करीबन 500 का आंकड़ा है। बीजेपी सरकार में मंत्री डॉक्टर किरण लाल जी ने कहा कि 500 के आसपास फर्जी है। भजन लाल जी दौसा में गए उपचुनाव में, किरण लाल जी के भाई के में चुनाव में, उन्होंने कहा कि इसमें 200-300 फर्जी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है, और लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, ये बता दे स्टैंड क्या है। जिस दिन भर्ती रद्द हुई उस दिन मैं भी था, ये भी थे। इन्होंने क्या कहा कि हम इस निर्णय के साथ में न्यायालय ने अच्छा फैसला करा है, और कह रहे हैं कि सरकार के स्टैंड था, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आपको बताओ मैडम, सरकार ने सब कैबिनेट कमेटी बनाई, एसओजी से जांच करवाई, 6 जांच एजेंसी से जांच हुई, और उन्होंने क्या कहा कि पेपर लीक हुआ है साहब, भर्ती रद्द होनी चाहिए। और फिर सरकार बाद में पलटी, सरकार ने बाद में स्टैंड पलटा और सरकार की आलोचना हुई। मैडम, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अब मेरे साथ में सीनियर अधिवक्ता आर्यन माथुर जी जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, वो कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन हो सकता है। साहब आप मेरे को यह बताओ, सेग्रीगेशन की कोई अगर कोई प्रक्रिया आप अच्छे समझते हो तो वीके सिंह जी को बताओ, वीके सिंह जी उस पर विचार करेंगे। वीके सिंह जी ने मना कर दिया कि पृथकीकरण होना संभव नहीं है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जिनको लग रहा है ईमानदार है दोबारा आ जाएंगे। ये आंकड़े पर ही डिपेंड करेगा, आंकड़े पर डिपेंड। उन्होंने कहा अगर हम सेग्रीगेशन कर देते तो हम कर लेते, भर्ती रद्द की रिपोर्ट नहीं देते। वीके सिंह ने कहा भर्ती रद्द होनी चाहिए, और भाई कह रहे सड़कों पे लोग आ रहे। मैडम, सड़कों पे लोग कहां आ रहे हैं? लोग इंटरव्यू देने में वो मास्क लगा रहे हैं, लोग इंटरव्यू में बात नहीं कर पा रहे। इतने ईमानदार क्यों डर रहे हो भाई? अब हम हैं यहाँ पे आपके सामने खड़े, आपके सामने खड़े, मेरे परिवार से 2 सदस्य आपके सामने खड़े, मेरे परिवार से 2 सदस्य, रविंद्र राव 148 रैंक, रविंद्र राव 148 रैंक, झूठ बोल रहे हो, लाइव डिबेट में झूठ बोल रहे हो, पैसा लेते हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप इन पर, कैसे? मैं कह रहा हूं मेरे परिवार से करते सामने, मैं कह रहा हूं ये कि आपको मेरे को ये बताओ कि फर्जी ऐसा इनके पीछे पड़ गए कि भाई भर्ती रद्द के हमारे पैसे दो, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी, और परिवार से लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया में डालो। ये परिचय नहीं है, हम इनको ऐसे तो लेके नहीं आएंगे यहाँ पे। मनोज जी, हम इनको ऐसे तो लेके कराएंगे यहाँ पर। मैडम मेरी बात सुनो, अरे सुनिए मेरी बात, 859 की भर्ती, 859 की, 859 लोग संभव नहीं है अभी तक, 859 लोग नहीं है, भारत देश के लाइव को तोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? मेरी बात सुन, भारत देश के कमांडो को तोड़ रहे हो। लोग आंदोलन के लिए नहीं आ रहे, क्यों डर रहे हो? उनको डर है,
जो सुनिए, हर बात आंदोलन से नहीं होती। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, स्पष्ट रूप से पेपर लीक हुआ है, सिंगल बेंच में जीते हैं, डबल बेंच में जीतेंगे, और अगर जट पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जट पड़ी सड़कों पर जाएंगे, लेकिन ये अन्याय वाली भर्ती सच्चाई है, फैसला उसी राह पर होना चाहिए। रुकिए, रुकिए, अपनी चर्चा करते, कैसे झगड़ा करने से नहीं होने, हम बात कर रहे हैं लिमिटेड। आर्यन माथुर जी कह रहे थे, माथुर जी से सवाल लेना है मुझे, एक मेरा एक सवाल कर लेने दीजिए। आर्यन माथुर जी कह रहे थे कि साहब एसओजी की रिपोर्ट लीक हो गई। अरे आर्यन माथुर साहब, मैं कह रहा हूं आरपीएससी से 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, इस बात में बोलिए ना, पेपर कैसे लीक हो गया? आरपीएससी से पेपर लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है मनोज जी, एक सेकंड शांत होइए, एक सेकंड एक सेकंड। अगर आप लोग से सवाल करेंगे तो जवाब नहीं। सत्येन जी एक मिनट, सत्येन जी नहीं, सत्येन जी, मनोज जी एक मिनट शांत हुई है। आप लोग अपनी बात रखिए, प्लेटफॉर्म बात रखने का हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। नहीं सुन रहे, एक मिनट नहीं, आपकी बात सुनिए, उसी पर मैं सवाल ले रही हूँ ना। एक मिनट, अब अगर ऐसे होगा तो मनोज जी चर्चा नहीं हो सकती, मनोज जी चर्चा नहीं हो सकती। नहीं, पहले बात सुनिए, आपकी भी बात सुनी मैंने। नहीं, मैं उनको भी बोल रही हूँ शांत रहने के लिए, आपने अपनी बात रखी है। एक सेकंड, इतने ईमानदार हो, बात आर्यन माथुर जी, एक मिनट, आर्यन माथुर जी इसका जवाब सर आप दे दीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आंकड़े बहुत कम है, इनका कहना 400-500 बोल रहे हैं कि फर्जी। अगर इतनी बड़ी तादाद में होती तो बिल्कुल रद्द होती, क्योंकि इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन ईमानदार अभ्यर्थी थे और किसने बेईमानी की। ये पॉसिबल इसलिए है कि इसकी संख्या कम बताई जा रही है। सर क्या तथ्य इसमें रखे गए, क्योंकि इसी को लेकर यहाँ पर झगड़ा ही हो रहा है, मैं कह सकती हूँ। सवाल तो एक दूसरे पर लग रहे हैं, आरोप तो लग ही रहे। माथुर सर। श्वेता जी, ये जो चर्चा हो रही है उसमें वैधानिक चर्चा ना होकर के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और मैं अपने आप को केवल वैधानिक और कानूनी बात से पर ही बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी पर ही जवाब। आरोप प्रत्यारोप लगाना मैं नहीं सोचता कि किसी भी चर्चा का विषय होगा। परंतु एक बात बता दूं, मेरे किसी पूर्ववर्ती वक्ता ने यह कहा कि राज्य सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। प्रथम, यह पूर्णतः गलत है। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने और इवन एसओजी की सेकंड रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पृथक्करण किया जाता है, और राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्णय है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पृथक्करण संभव है। जी। दूसरा, जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो इतनी अधिक गिरफ्तारियां प्रारंभिक अवस्था में हुई उसके पश्चात बहुत कम हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जिन लोगों को कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया है। कुछ बहुत कम संख्या में और भी हो सकते हैं, परंतु अधिकांश व्यक्ति इसके अंदर अब कल्प्रिट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब कंटिन्यूअस चलता है तो उसका अर्थ ये होता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं किया है, और अंततोगत्वा यदि कोई कुछ और व्यक्ति भी मिलते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। परंतु केवल इस मात्र से कि कुछ व्यक्तियों ने किसी गलत प्रकार का अनुचित उपयोग किया है तो सारी भर्तियां समाप्त नहीं की जा सकती। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि केरल का एक केस है जिसमें एक आईपीएस अधिकारी ने गलत सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी प्राप्त करी और वो पुलिस सेवा के अंदर वरिष्ठतम पद पर पहुंच गए थे, शायद एडिशनल डीजी पर पहुंचे। उसके बाद में यह पता लगा कि उन्होंने अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट गलत दिया है। करीब 30 साल बाद उनको सेवा से बर्खास्त किया गया। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु यह स्पष्ट रूप से कि जब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि पृथक्करण संभव है, अधिक व्यक्ति नहीं है, तो स्पष्ट मंशा थी राज्य सरकार की पृथक्करण के सिद्धांत को लगाने की। बिल्कुल ठीक है बात सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के मंच से लगाना उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक सवाल, एक कमेंट, लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल ये है, सरकार ने पहले स्टैंड दिया था भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसमें सरकार का स्टैंड ही था वो
सरकार की कैबिनेट कमेटी का स्टैंड था। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी इस पर एक कमेंट। देखिए एक मिनट, जिस प्रकार की श्रोता भी चर्चा चल रही है, मैं समझता हूँ माननीय मुकेश जी और माननीय दोनों को ध्यान रखना चाहिए। न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और न्यायालय का ये अंतिम निर्णय भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है। तो जिस प्रकार का माहौल अपन बनाने का प्रयास करें, आप सब लोग आपस में नहीं लड़े, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अनुसार जो लोग ईमानदार हैं, जो ईमानदारी परीक्षा दी, उनका न्याय होना चाहिए और बेईमानों को सबको पीछे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यही काम किया है। कांग्रेस के लोगों को इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है? सोनिया, आपको अधिकार नहीं है क्योंकि आपके टाइम पे तो पेपर लीक हुआ, एक साल सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई काम किया क्या बताइए? बोलते हो कि राहुल गांधी बोल रहा है, अब राहुल गांधी की जैसे व्यक्ति की बात लेकर अभी आएंगे, उनको भी इस जनता के सामने जाकर कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई, स्वीकार करना चाहिए। ये आज भी जो कांग्रेस के तौर पर उन लोगों को बताना चाहिए। अच्छा बताइए, आपकी सरकार ने क्या किया? होटल पे डांस देखे नहीं देखे, इसका क्या किया भैया? क्या होना चाहिए? सुनी ना, मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, स्वर्णिम जी, आर माथुर जी, सत्येंद्र राव जी और साथ ही मनोज मेहरा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बेहद अहम मुद्दा है। देखिए, आप इस पर रद्द भी किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जब इस पर सुनवाई शुरू हुई है, उस पर स्टे लगाया गया है, सुनवाई का दौर आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि लगातार जांच चल रही थी, जो इस जांच के दायरे में आ रहे थे, दोषी पाए जा रहे थे, उस पर एक्शन भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। इसके अलावा ये कहा भी गया कि कई और हमारे रडार पर है जिन पर पूछताछ भी होगी आगे, और आगे भी कुछ और भी गिरफ्त में हो सकते हैं, कुछ और अहम चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, कानून में यह कहता है कि लगातार जांच इसलिए तह तक जानी चाहिए तब तक दोषी न करार दिया जाए जब तक पूरे पक्के सबूत ना हो। और बड़ी बात है कि अगर दोषी कई बार छूट भी जाए तो भी बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, इसका खास ख्याल रखना। और ऐसे में इस लिहाज से भी जो मामले हैं, जो बिंदु सामने आ रहे हैं, उस पर क्योंकि आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में इस तरह की जो जांच चल रही है इसमें इंसाफ हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, लेकिन थोड़ा धैर्य और इंतजार करने की जरूरत है। चलिए इसी बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इन सभी मुद्दों को सुनकर के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के जजमेंट को स्टे किया है। ऊपर वाला जो बोर्ड देख रहा है वो हमारे पक्ष में ही है। निर्णय आया है, हम सबको थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है।